हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ एप्लीकेशंस लेके आए हैं बर्नौली थ्योरम की। इससे पहले वाले वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में हम 6 एप्लीकेशंस बता चुके हैं बर्नौली थ्योरम की। इसके आगे की बात करते हैं बच्चों। कुछ एप्लीकेशंस और हैं बर्नौली थ्योरम की। 7th एप्लीकेशन देखें आप जरा। एरोप्लेन्स रन ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ। एरोप्लेन कहते हैं वायुयान, हवाई जहाज। हवाई जहाज एरोप्लेन एयर में ऊपर उठने से पहले वो हवाई पट्टी पर, हवाई पट्टी समझते हैं ना, हवाई पटरी जो क्या बेटा एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पर एरोप्लेन हवा में डायरेक्ट नहीं उठता। हवा में उठने से पहले, एयर में ऊपर लिफ्ट करने से पहले हवाई पटरी पर दौड़ता है, एयर में उठने से पहले। ऐसा क्यों? उसका कारण है, सुनो जरा मेरी बात को। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम ये कहती है बेटा, फ्लोइंग ऑफ लिक्विड ऑफ फ्लूइड, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम, और जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इसको यूज किया है मेरे बच्चे। दिस फैक्ट इज यूज्ड इन शेपिंग द विंग्स ऑफ एरोप्लेन टू प्रोड्यूस डायनेमिक लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन। मतलब आप नोट करो पहले इसे। एरोप्लेन रन्स ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ। क्या मतलब हुआ इसका? एरोप्लेन, वायुयान, हवाई जहाज हवा में ऊपर उठने से पहले, एयरपोर्ट पर जब एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है तो डायरेक्ट सीधा हवा में नहीं उड़ता। वो सबसे पहले क्या करता है? वो पहले हवाई पटरी पर दौड़ता है तेजी से, और जब जैसे ही दौड़ेगा, रन करेगा, रन करने के कुछ समय बाद वो एयर में लिफ्ट करता है ऊपर की ओर। कैसे लिफ्ट करता है, उसका कारण क्या है, उसका रीजन समझो। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रिंसिपल है मेरे बच्चे ये, फॉर ए फ्लोइंग एयर ऑफ फ्लूइड वेयर द वेलोसिटी इज इंक्रीज द प्रेशर इज डिक्रीज। बर्नौली थ्योरम है जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, एंड वाइस वर्सा। दिस फैक्ट इज यूज्ड टू शेपिंग द विंग्स ऑफ एरोप्लेन टू प्रोड्यूस डायनेमिक लिफ्ट टू द एरोप्लेन। मतलब एरोप्लेन की जो विंग्स होती हैं, पंख, विंग्स समझते हो ना एरोप्लेन की, एक्चुअल में ऊपर से तो होती है कर्व शेप में, ये विंग्स हैं एरोप्लेन। हवाई जहाज की विंग्स समझते हो ना, विंग्स, विंग ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन की जो पंख होती हैं ऊपर से होती है कर्व शेप में और नीचे से होती है फ्लैट। इस तरह की होती है, ऊपर से तो कर्व शेप में है और नीचे से फ्लैट होती है। इस तरह की फ्लैट होती है नीचे से। जो एरोप्लेन की जो विंग होंगी ना, पंख हैं उसकी, भाई एरोप्लेन की पंखुड़ी नहीं जानते ना आप, जानते होंगे, तो उनकी विंग्स जो होती हैं एरोप्लेन की, ऊपर से तो होती हैं कर्व शेप में और नीचे से होती है फ्लैट। इस तरह की फ्लैट होती है नीचे से, ऊपर से कर्व शेप में होती है। और जब एरोप्लेन हवाई पट्टी पर तेजी से दौड़ेगा तो इस एरोप्लेन की विंग्स के ऊपर, यहां पर विंग्स के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी मोर, और प्रेशर लेस होगा ऊपर। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, और नीचे जो एयर चलेगी यहां पर उसकी वेलोसिटी कम होती है। लेस द वेलोसिटी मोर इज द प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, जरा ध्यान दो। एरोप्लेन एयर में हवा में उठने से पहले हवाई पट्टी पर पहले तेजी से दौड़ते हैं। उसका कारण है क्योंकि एरोप्लेन की जो विंग्स हैं उनकी शेप जो होती है, ऊपर से तो होती है कर्व शेप में और नीचे से होती है फ्लैट। ये शेप होती है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, ऐसे बना सकते हैं आप इसको, इस तरह से, ठीक है ना। ये वाली शेप मैंने यहां बनाई हुई है। जब एरोप्लेन हवाई पट्टी पर तेजी से दौड़ेगा तो उन विंग्स के ऊपर
जो एयर ब्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और इस इन विंग्स के नीचे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। नीचे से जो एयर का प्रेशर ऊपर की ओर होगा, ये वाला प्रेशर, इस प्रेशर को मैंने P1 बोल दिया है मेरे बच्चे। और ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है इन विंग्स के ऊपर, जो प्रेशर आ रहा है यहां पर, इस प्रेशर को मैंने P2 बोला है। इस केस में जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम है, और जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है। इसका सेंस ये हो गया कि P1 ज्यादा हो गया P2 से। मतलब नीचे से जो एयर का ऊपर की ओर जो प्रेशर होगा ऊपर की तरफ, वो प्रेशर ज्यादा होगा बजाय इस वाले प्रेशर के। तो यहां पर P1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? P2 से। क्लियर है? और जब नीचे का प्रेशर ज्यादा है ऊपर वाले प्रेशर से, जैसे ही नीचे, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड उसकी बढ़ती जाती है तो ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा और नीचे से प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक निश्चित समय पर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ऊपर प्रेशर कम से कम और नीचे प्रेशर सबसे ज्यादा। तो नीचे से अधिक प्रेशर की जो एयर होगी, ऊपर की ओर जो प्रेशर पड़ रहा होगा किसका? एयर का। नीचे से ज्यादा एयर की, ज्यादा प्रेशर की जो एयर होगी, एरोप्लेन को एयर में क्या कर देगी? ऊपर उठा देगी। क्योंकि इसको बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। इस प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से इस एरोप्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे ही वो फोर्स इस एरोप्लेन के वेट से ज्यादा हुआ, तुरंत एरोप्लेन क्या कर देगा? ग्राउंड छोड़ देगा और ग्राउंड से उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। यही बात मैंने यहां लिखी है। ये बात क्लियर हो गई मेरे बच्चे? यहां पर देखो जरा, यही बात मैंने यहां पर नोट की है। एरोप्लेन रन्स ऑन रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ, क्योंकि बर्नौली प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम और बर्नौली प्रिंसिपल, फॉर ए फ्लोइंग एयर ऑफ फ्लूइड वेयर द वेलोसिटी इज इंक्रीज द प्रेशर इज डिक्रीज। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, एंड वाइस वर्सा। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, जहां पर वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा होगा। दिस फैक्ट इज यूज्ड इन शेपिंग द विंग्स ऑफ एरोप्लेन टू प्रोड्यूस डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन टू द एरोप्लेन। यहां पर जरा गौर से देखें, क्योंकि एरोप्लेन की जो विंग है वो ऊपर से कर्व शेप में होती है और नीचे से फ्लैट होती है। और जब एरोप्लेन हवाई पट्टी पर तेजी से दौड़ते हैं तो इन विंग्स के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होती है और प्रेशर कम, और विंग के नीचे लेस वेलोसिटी मोर प्रेशर। नीचे वेलोसिटी कम होती है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहां पर ऊपर की ओर जो प्रेशर जा रहा है वो प्रेशर ज्यादा है, ये प्रेशर कम है। तो यहां पर P1 ग्रेटर देन P2 लिखा है मैंने, क्योंकि यहां पर प्रेशर मैंने P1 मान लिया है, यहां पर प्रेशर P2 मान लिया है। जहां पर वेलोसिटी कम होगी मेरे बच्चे, वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू ज्यादा हो गई किससे? P2 से। P1 ग्रेटर देन P2 है, तो यहां पर प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा? इन विंग्स पर, इन विंग्स पर प्रेशर का डिफरेंस क्या हुआ? प्रेशर डिफरेंस होगा डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P2। कौन सा? P1 ज्यादा है, P2 कम है। तो इन विंग्स के ऊपर प्रेशर का जो अंतर आएगा, प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा? P1 माइनस P2। ये बात क्लियर है? तो इस अपवर्ड प्रेशर के कारण, क्योंकि ये जो प्रेशर है, प्रेशर का डिफरेंस किधर होगा? ऊपर की ओर, जिसकी वजह से उस एरोप्लेन पर ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा। सो अपवर्ड फोर्स ऑन द एरोप्लेन F इक्वल टू डेल्टा P इंटू ए। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो विंग्स पर अपवर्ड डायरेक्शन में इस प्रेशर डिफरेंस के कारण एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू डेल्टा P इंटू ए। ये रिलेशन आपको समझ आ गया होगा, वेयर A इज द एरिया ऑफ विंग। जहां पर A क्या है? उन विंग्स का एरिया है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में डायनेमिक प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स, ये वाला फोर्स F, उस एरोप्लेन की वेट mg से ज्यादा होगा। जिस समय ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स उसके वेट से जैसे ही ज्यादा हुआ, तुरंत एरोप्लेन क्या कर देगा? ग्राउंड छोड़ देगा और ग्राउंड से उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जाएगा, तो ग्राउंड से उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? इफ F इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द एरोप्लेन, देन एरोप्लेन विल लिफ्ट इन
एयर। एरोप्लेन हवा में ऊपर उठता जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी। एर्थ एप्लीकेशन देखिएगा। ये एर्थ एप्लीकेशन देखो बर्नौली थ्योरम की 8वीं एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे। स्ट्रॉ पार्टिकल्स मूव्स टूवर्ड द फास्ट मूविंग ट्रेन। स्ट्रॉ पार्टिकल कहते हैं, स्ट्रॉ पार्टिकल। स्ट्रॉ पार्टिकल तो समझते हो ना, कूड़ा करकट। क्या बेटा, ठीक है ना। स्ट्रॉ पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड द फास्ट मूविंग ट्रेन। क्या बेटा, स्ट्रॉ पार्टिकल, कूड़ा करकट, स्ट्रॉ पार्टिकल जो होते हैं तेज चलती हुई ट्रेन के पीछे भागते हैं। वो ट्रेन जो चल रही है तेजी से, उसके पीछे स्ट्रॉ पार्टिकल दौड़ते हैं। जैसे ये तो रेलवे पाथ है, ध्यान से सुनना। ट्रेन तो देखी है ना आपने, जैसे ये ट्रेन की पटरियां हैं, जरा गौर से समझना मेरी बात को। रेलवे ट्रैक, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और यहां पर इधर रेलवे ट्रैक के इधर उधर क्या पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। कूड़ा करकट समझते हो ना, स्ट्रॉ पार्टिकल। और इसके बीच में से पास हो रही है ट्रेन। क्या बेटा, ट्रेन। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी। सोचो अपने दिमाग से। अब जब इस पाथ पर ट्रेन नहीं है, उस समय यहां क्या होगी, एयर होगी। और जैसे ही तेजी से ट्रेन आएगी, तो ट्रेन जैसे ही तेजी से गुजरेगी, तो यहां पर जहां से ट्रेन गुजरेगी वहां पर एयर की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर वेलोसिटी और लेस प्रेशर होगा। ट्रेन जहां से पास हो रही है वहां पर जो एयर होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और प्रेशर लेस होगा, कम होगा। और इस रेलवे जो पाथ है उसके दूसरी साइड में इधर और इधर की तरफ एयर की वेलोसिटी लेस है और इधर प्रेशर ज्यादा है, मोर प्रेशर। इधर की तरफ वेलोसिटी लेस और लेस वेलोसिटी मींस मोर प्रेशर। यहां पर प्रेशर मोर होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रेशर की जो एयर होगी, ज्यादा प्रेशर की एयर किधर जाएगी, कम प्रेशर की एयर की तरफ चलेगी। ज्यादा प्रेशर की एयर जब कम प्रेशर की एयर की तरफ जाएगी, तो रास्ते में जो स्ट्रॉ पार्टिकल पड़े हुए हैं उन सभी स्ट्रॉ पार्टिकल्स को क्या करेगी, वो ज्यादा प्रेशर की एयर, ठीक है ना, कम प्रेशर की एयर की तरफ ले जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जब ट्रेन जा रही है तो ट्रेन निकल जाने के बाद उस रेलवे ट्रैक के बोथ साइड, दोनों तरफ जो स्ट्रॉ पार्टिकल पड़े हुए हैं वो तेजी से उसके पीछे भागते हैं। तेजी से क्यों पीछे भागते हैं, क्योंकि जब ट्रेन यहां से पास हुई तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो गई, प्रेशर कम, और इन पाथ के दूसरी तरफ वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, और एयर चलती है ज्यादा प्रेशर से। तो इधर से एयर जैसे इधर जाएगी तो रास्ते में जो कूड़ा करकट पड़ा हुआ है उसको साथ एयर साथ लेती जाएगी। तो ऐसा लगेगा जो ट्रेन चल रही है उसके पीछे भाग रहे हैं कौन, स्ट्रॉ पार्टिकल। तो यहां पर देखो अप्लाई हुआ कौन, बर्नौली थ्योरम। मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर, लेस वेलोसिटी मोर प्रेशर। सेम इसी तरह से एक और एप्लीकेशन देखें, 9th एप्लीकेशन। पिंग पोंग बॉल डांसेज ऑन वाटर फाउंटेन। पिंग पोंग बॉल और टेबल टेनिस बॉल डांसेज ऑन वाटर फाउंटेन। तुमने देखा हो टेबल टेनिस बॉल देखी है आपने, कभी मेले में गए हो बच्चों, मेले में आपने देखा हो, मेले वगैरह में गए हो अगर आप, तो मेले में वहां पर कुछ इस तरह के एक, जो मेले वेले में गए हो अगर आप, तो वहां पर खिलौने वाले एक छोटा सा एक वो बेचते हैं, पाइप टाइप का लगा होता है और उसमें एक लगा होता है बर्तन, वैसल। इस तरह से ये हॉलो पाइप होता है, एक वैसल होता है यहाँ पर, और उसके अंदर एक बॉल पड़ी होती है। क्या डली होती है उसके अंदर, बॉल, बहुत छोटी सी बॉल होती है। उसका साइज टेबल टेनिस की बॉल से भी छोटा होता है। उस बॉल को पिंग पोंग बॉल बोलते हैं, पिंग पोंग बॉल या फिर टेबल टेनिस बॉल। और जैसे इस ट्यूब में यहां से हवा पास करता है, एयर पास करता है, फूंक मार करके ऐसे पास करता है, तो तुरंत ये जो बॉल है ना, पिंग पोंग बॉल,
जैसे एयर यहां से पास करेगा तो ये बॉल पहले ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। कब? जैसे ही यहां से एयर पास करता है ऐसे, तो तुरंत क्या होगा, इसमें से होकर एयर बाहर निकलेगी। तो यहां पर जो रखी हुई बॉल है ना, वो पहले ऊपर उठती है, फिर धीरे से आकर के नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। तो इसका मतलब ये बैलेंस जो होता है उसका कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है वो। जैसे ही ऊपर जाएगी फिर नीचे आती है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखो ये वेसल है ये वाला, ठीक है ना, और यहां पर कोई तेजी से यहां से एयर फ्लो करा रहे हो इसमें, या फिर वाटर या लिक्विड फ्लो करा रहे हो कोई तेजी से, ठीक है ना। और तेजी से लिक्विड जब इसमें से बाहर निकलेगा तो इस लिक्विड फाउंटेन पर, यहां पर जो बॉल है ना, ये वाली बॉल, फाउंटेन ऐसे निकलेगा इसमें से। अरे लिक्विड फाउंटेन तो ऐसे निकलेगा मेरे बच्चे। तो इस फाउंटेन पर ये जो बॉल है ना, ये ऊपर नीचे नाचती है। ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, यहां पर पहले ऊपर गई ये बॉल, फिर ये बॉल ऊपर से फिर नीचे आई, यहां पर पहले ऊपर उठेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से एयर ब्लो कराते हैं आप, या फिर वाटर फाउंटेन यहां से जैसे ही अंदर एंटर कराएंगे पानी को, तो पानी, वाटर फाउंटेन जब तेजी से बाहर निकलेगा या एयर यहां से पास होगी तेजी से, तो इस फाउंटेन के भीतर यहां पर मोर वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर, प्रेशर कम होगा। इस फाउंटेन के अंदर वेलोसिटी तो ज्यादा होगी, तो बर्नौली थ्योरम क्या कहता है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम होगा, मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर। तो फाउंटेन के अंदर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और इस फाउंटेन के बाहर, यहां पर फाउंटेन के बाहर यहां पर जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम है। फाउंटेन के अंदर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और इस फाउंटेन के बाहर की तरफ जो एयर है उसकी वेलोसिटी लेस, लेस वेलोसिटी और मोर प्रेशर होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो बाहर की जो ज्यादा प्रेशर की जो एयर है, इस बॉल को इस फाउंटेन से बाहर नहीं आने देती। इट मींस ये जो पिंग पोंग बॉल है इस फाउंटेन के ऊपर ही ऊपर नीचे डांस करती रहती है, और इसका जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होगा, जहां से गई ऊपर लौट करके वहीं पर वापस आई। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी ये बॉल, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका क्या होगा, मूवमेंट होगा इस बॉल का, क्योंकि ऊपर गई फिर लौट के अपनी जगह पर आ गई, फिर ऊपर गई फिर अपनी जगह पर आ गई। तो इसका जो मूवमेंट होता है इस फाउंटेन के अंदर, इस बॉल का, पिंग पोंग बॉल का कौन सा मूवमेंट होता है, ये पोजीशन कौन सी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में मूवमेंट है इसका, क्योंकि अपनी जगह से गई नई जगह पर, नई जगह से लौटकर फिर अपनी जगह पर वापस आ गई। इस पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है? 10th एप्लीकेशन देखिएगा मेरे बच्चे, किसका, बर्नौली थ्योरम का। जैसे तेज आंधी में, तेज तूफान आ रहा है, तेज आंधी में टीन सेट तो जानते होंगे ना, टीन सेट नहीं जानते हो, जब आंधी तेज आ रही हो नहीं तो टीन सेट जो होते हैं वो हवा में ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तेज आंधी में क्या होता है, जैसे ये टीन सेट है, टीन सेट तो समझते हैं, टीन सेट नहीं जानते हो? अरे मेरे बच्चे, ये हमारा घर है मान जाओ, हमारे घर पर ये टीन सेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये घर है हमारा और इस पर टीन सेट पड़ा हुआ है, ये पक्की छत नहीं है, टीन सेट है, और टीन सेट की शेप मेरे ख्याल से ऐसी ही होती है शायद, ठीक है ना। तो जब तेज आंधी चलेगी तब क्या होगा, तब क्या होगा, टीन सेट के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होगी, मोर वेलोसिटी लेस प्रेशर, प्रेशर कम होगा, और टीन सेट के नीचे, इसके नीचे यहां पर एयर की वेलोसिटी लेस, वेलोसिटी लेस होगी और प्रेशर ज्यादा होगा। तो टीन सेट के नीचे वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा टीन सेट के नीचे ऊपर की तरफ जो है, यहां पर जो प्रेशर आएगा एयर का ऊपर की तरफ, वो प्रेशर ज्यादा आएगा।
क्योंकि तेज आंधी में टिन सेट के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और टिन सेट के नीचे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। तो नीचे से ज्यादा प्रेशर की जो एयर है इस टिन सेट को क्या कर देगी, हवा में ऊपर उठा देगी। तो इसीलिए लिखा है मैंने टिन रूफ। टिन रूफ समझते हो ना, फ्लाई ऑफ इन स्टॉर्म। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, टिन रूफ कहते हैं, समझ गए ना। टिन सेट, टिन की जो छतें पड़ी होती हैं घरों के ऊपर, तेज आंधी जब चलती है, तूफान जब आता है, तो तूफान में वो टिन सेट क्या कर देते हैं, टीन की जो रूफ पड़ी हुई है, छतें पड़ी हुई है, वो उड़ जाती है हवा में। क्यों? क्योंकि तेज आंधी में, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, जब तेजी से आंधी चलती है तो इन टीन की जो रूफ है, टीन की जो छतें हैं, उन छत के ऊपर वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम, और छत के नीचे वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा। तो नीचे से ज्यादा प्रेशर की जो एयर है इस रूफ को क्या कर देगी, हवा में उड़ा देगी। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें आप, बर्नौली थ्योरम की बहुत जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, ये वाली 11th एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम की। स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल क्या कर जाती है, अपने रास्ते से स्विंग कर जाती है। इस इफेक्ट को मेरे बच्चे हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल अपने रास्ते से टर्न कर जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, हट जाती है। क्या करती हुई, स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल का स्विंग करना, यह भी डिपेंड है, बेस्ड है काय पर, बर्नौली थ्योरम पर, और इस इफेक्ट को बोला जाता है मेरे बच्चे मैग्नस इफेक्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा आप। स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल अपने रास्ते से हट जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, जिस प्रभाव को, इस इफेक्ट को हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। क्रिकेट तो देखा है ना आपने, क्रिकेट खेलना आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं। कोई बॉलर जो है स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल देखी है आपने, स्पिन कर रही हो, जब उसने बॉल फेंकी है तो वो स्पिन करा दे। स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल स्ट्रेट नहीं चलती, वो अपने से रास्ते से टर्न होती है। तो इसीलिए स्पिन दो तरह की होती है, एक तो लेग स्पिन और एक ऑफ स्पिन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जरा गौर से देखना ध्यान से, जैसे ये आपके स्टंप है, स्टंप समझते हो ना, ठीक है मेरे बच्चे, स्टंप है मान लो, यहां पर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और यहां से कोई प्लेयर कोई क्रिकेट की बॉल, स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल फेंक रहा है। जरा गौर से देखना, ये क्रिकेट की बॉल मान जाओ आप, और ये क्रिकेट की बॉल इस तरह से स्पिन कर रही है, मान जाओ, ऐसे हमने स्पिन कराई और इस तरह से फेंका है हमने इसको, ऐसे स्ट्रेट ऐसे फेंका है और ऐसे स्पिन करती हुई आ रही है। तो क्या ये सीधी जाएगी? नहीं जाएगी सर, सीधी नहीं जाएगी, ये अपने रास्ते से ऐसे टर्न कर जाएगी। ये इन स्टंप्स में नहीं लगेगी। एक्चुअल में स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल कभी भी स्टंप के सामने नहीं फेंकी जाती, इसीलिए दो तरह की स्पिन बोलते हैं इसको। स्पिन दो तरह की होती है, एक तो ऑफ स्पिन और एक लेग स्पिन। लेग स्पिन का मतलब पैरों के पास में, जहां पर बैट्समैन खड़ा हुआ है उसके जो पैर है ना, उसकी तरफ स्पिन करती हुई बॉल को फेंकते हैं, या फिर उसके अपोजिट साइड में फेंकते हैं। या तो स्पिन करती क्रिकेट की बॉल को, जैसे ये वाली क्रिकेट की बॉल है, इसको जस्ट स्टंप के सामने नहीं फेंका जाएगा, ये तो वाइड बॉल हो गई, क्योंकि ये ऐसे टर्न करके ऐसे जा रही है, जो बॉल ऐसे टर्न कर जाएगी, अपने रास्ते से हट जाएगी, ये वाइड बॉल होगी। तो इस बॉल को, अगर इस खिलाड़ी को इसे आउट करना है, तो इस स्पिन करती क्रिकेट की बॉल को कभी भी स्टंप के सामने नहीं फेंका जाता, इस बॉल को इधर फेंकना पड़ेगा। इसे तब हो सकता है कि टर्न करके, ठीक है ना, इसको स्टंप से होकर के पास हो, तब खिलाड़ी आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक्चुअल में स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल अपने रास्ते से हट जाती है, इसे बोलते हैं स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, और इस इफेक्ट को बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट।
ठीक है नहीं, इट इज बेस्ड अपॉन बर्नौली थ्योरम। कैसे, सुनो। क्योंकि जब क्रिकेट की बॉल स्पिन करेगी, सोचो अपने दिमाग से, जब क्रिकेट की बॉल जैसे ऐसे स्पिन कर रही है, तो इस क्रिकेट की बॉल के स्पिन करने के कारण इसके चारों ओर की जो एयर है वो भी स्पिन करेगी। इस बॉल के चारों ओर जो हवा होगी वो क्या करेगी, स्पिन करेगी। स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल के साथ साथ उसके चारों ओर जो एयर है वो क्या करेगी, स्पिन करती है। मेरी एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। जैसे ही ये बॉल हट करके आगे पहुंची, यहां पहुंची, बॉल स्पिन करती हुई चल रही है, और स्पिन करती हुई बॉल जब जैसे ही जमीन पर यहां गिरी, तो यहां पर इसके चारों ओर की जो एयर है वो स्पिन करेगी। और स्पिन, क्योंकि रेस्ट पर तो है नहीं बॉल यहां से हटकर जैसे ही आगे पहुंची, तो इस जगह पर पहले बॉल यहां थी, तो बॉल चल करके यहां पहुंचेगी, तो यहां पर जो जगह थी बॉल की, उस जगह पर वो स्पेस खाली हुई, और स्पेस जब वहां पर से खाली होगी तो उस स्पेस को भरने के लिए यहां पर चारों ओर से एयर यहां आई, इधर से उस स्पेस को भरने के लिए एयर यहां पर इकट्ठी होगी। तो जरा गौर से देखो इन एरो के निशानों को। भाई देखो, जब बॉल स्पिन ऐसे कर रही है तो यहां पर एयर की स्पीड ये रही स्पिन की वजह से, और जब बॉल आगे चल करके यहां से हट करके यहां गई, तो इस वैक्यूम को भरने के लिए जब एयर इधर से इकट्ठी होगी ऐसे, तो जरा ये वाला एरो और ये वाला एरो देखो, ये दोनों एरो अपोजिट हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बॉल के एक ओर देखो स्पिन करने की स्पीड तो ये है, और यहां पर जो एयर आ रही है वो इधर आ रही है, इधर की तरफ इसके अपोजिट आ रही है। तो एक तरफ बॉल के एक तरफ तो वेलोसिटी घट जाएगी, अपोजिट है ना ये, तो इधर तो वेलोसिटी लेस होगी, और इधर स्पिन भी इसी डायरेक्शन में कर रही है एयर, और एयर एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो इस बॉल के दूसरी ओर, इधर की ओर एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मोर वेलोसिटी। जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी उधर प्रेशर मेरे बच्चे लेस हो जाएगा, और जहां पर वेलोसिटी कम होगी उधर प्रेशर मोर होगा। तो इस बॉल के एक तरफ तो प्रेशर ज्यादा हो गया, वेलोसिटी कम होने से प्रेशर ज्यादा हो गया, और एक तरफ प्रेशर कम, तो अधिक प्रेशर की जो इस बॉल के एक और प्रेशर ज्यादा और दूसरी ओर प्रेशर कम, तो इस बॉल के एक और की ज्यादा प्रेशर की जो एयर है उस बॉल को स्ट्रेट नहीं जाने देगी, अपने रास्ते से क्या करा देगी, स्विंग करा देगी। इस इफेक्ट को बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। इस वाले फिगर को मैंने यहां बनाया है, जरा गौर से देख लो, क्योंकि स्पिन करती हुई क्रिकेट की बॉल ये रही, तो बॉल जब स्पिन करेगी तो बॉल के साथ साथ एयर स्पिन करेगी इस तरह से, और जब बॉल यहां से आगे चली जाएगी तो इस वैक्यूम को भरने के लिए, इस स्पेस को भरने के लिए जब एयर यहां पर आएगी ऐसे, तो जरा गौर से देखो ये दोनों एरो, ये एरो और ये एरो, तो यहां पर एयर तो स्पिन ऐसे कर रही है, और इस स्पेस को भरने के लिए एयर इधर से आ रही है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना। तो इस बॉल के एक ओर तो वेलोसिटी कम हो गई और दूसरी ओर वेलोसिटी ज्यादा, तो इस बॉल के इधर वेलोसिटी ज्यादा है और इधर वेलोसिटी कम है, और जिधर वेलोसिटी कम है उधर प्रेशर ज्यादा, और जिधर वेलोसिटी ज्यादा है उधर प्रेशर कम। तो इस बॉल के इधर की तरफ प्रेशर ज्यादा और इधर की तरफ प्रेशर कम, तो ज्यादा प्रेशर की जो एयर है इस बॉल को स्ट्रेट नहीं जाने देगी, बॉल को अपने पास से डेविएट कर देगी। इस इफेक्ट को बोला जाता है मेरे बच्चे मैग्नस इफेक्ट। यही बात लिखी है मैंने, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बॉल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। ये बात क्लियर है बिल्कुल 100%। चलिएगा यहां से आगे की बात कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, डीप वाटर रन्स काल्म। आपने लिखा है डीप वाटर रन्स काल्म। रन्स काल्म मतलब जो पानी गहराई पर होता है, डेप्थ पर जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे डेफिनेटली वहां पर नीचे डेप्थ पर जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वह वेलोसिटी कम होगी, सिंपल सी बात है। तो आपने लिखा है डीप वाटर रन्स काल्म, ठीक है ना। गहराई वाले जल, पानी जो होता है गहराई पर शांत होता है बिल्कुल,
शांत होने का मतलब वहां पर सबसे ज्यादा नीचे डेप्थ पर जैसे जैसे चलते जाओगे वाटर का फ्लो घटता जाएगा, कम होता जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी। क्योंकि जैसे किसी रिवर में पानी बह रहा है, तो सोचो रिवर में कहीं पानी बह रहा है कि क्या मेरे बच्चे, नदी में कहीं पानी बह रहा है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी, डेप्थ बढ़ती जाएगी, तो यहां पर डेप्थ ज्यादा है, यहां पर डेप्थ ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ पर प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा डेप्थ पर प्रेशर मोर और वेलोसिटी लेस, और कम डेप्थ पर, डेप्थ कम है तो यहां पर प्रेशर क्या होगा, लेस, प्रेशर लेस, कम होगा प्रेशर तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, मोर वेलोसिटी। तो इसीलिए नदी में, नदी तो समझते हो ना, रिवर, रिवर के सतह पर पानी का फ्लो तेज होता है, और जैसे जैसे सतह से नीचे बॉटम की तरफ चलते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब डेप्थ पर जो वाटर होता है रिवर के अंदर वो कैसा होता है, काल्म, काल्म का मतलब शांत होता है, शांत का मतलब वहां पर वेलोसिटी कम होती है। यही लिखा है डीप वाटर रन्स काल्म, गहराई पर जल शांत होते हैं का मतलब वहां पर उसकी स्पीड कम होती है। वेयर द वाटर इज डीप प्रेशर विल बी लार्ज, सो बाई बर्नौली थ्योरम द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दैट प्लेस विल बी लेस, दैट इज द वाटर विल रन्स काल्म देयर। वहां पर पानी की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब गहराई पर, नदी कहते हैं ना शांत होती है, गहराई पर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वहां पर पानी का जो फ्लो है वो घटता जाएगा, वेलोसिटी घटती जाएगी, क्योंकि डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां पर वेलोसिटी कम होती है। क्लियर। एक और मेरे बच्चे एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम की, आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना है कोई बात नहीं है, इस ट्यूब का नाम याद रखना, पिटॉट ट्यूब। कौन सी ट्यूब, पिटॉट ट्यूब, केवल नाम ही याद रखना है। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट एनी डेप्थ, किसी डेप्थ पर पानी के फ्लो होने की वेलोसिटी मेजर की जाती है, और पानी की वेलोसिटी किसी डेप्थ पर मेजर करने के लिए यूज करते हैं पिटॉट ट्यूब। और ये बेस्ड है किस पर मेरे बच्चे, बर्नौली थ्योरम पर। बस इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखनी है मेरे बच्चे, केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है यहां पर, ठीक है ना। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलें आगे बच्चों। एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप इसको नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों। क्वेश्चन को नोट करें ध्यान से। A liquid is kept in a cylindrical vessel which is being rotated about a vertical axis through the center of the circular base. If the radius of the vessel is r and angular velocity of rotation of liquid is omega, then what is the difference in the height of the liquid at the center of the vessel and the edge? ये कह रहा है किसी सिलिंड्रिकल वेसल में कोई लिक्विड भरा हुआ है, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मान जाओ आप किसी ग्लास के अंदर पानी भर लो, ग्लास तो समझते हो ना सिलिंड्रिकल होता है, उसमें पानी भर लो, और पानी को किसी चम्मच से बीच में से और ऐसे ऐसे चला दो, घुमा दो सर्कल में एंगुलर वेलोसिटी से, तो तुम जरा ध्यान से देखना उसको। जैसे ही घुमाओगे आप तो बीच में एक्सिस पर, सेंटर पर क्या होता है, पानी का लेवल थोड़ा नीचे चला जाता है, और किनारों पर, ग्लास के किनारों पर पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जैसे ही इस वाटर को, जैसे ये लिक्विड है या पानी है इस वेसल के अंदर, सिलिंड्रिकल वेसल है और इस सिलिंड्रिकल वेसल की रेडियस आर है, और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको हम सेंटर से ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, इसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमा रहे हैं हम इसको ऐसे तेजी से, और जैसे ही घुमाएंगे तेजी से तो तुरंत क्या होगा, ये जो किनारों पर जो है वेसल के किनारों पर ये लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा ऐसे, तो इसका लेवल बीच में से तो क्या होगा अंदर चला जाएगा और किनारों पर लेवल ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो क्वेश्चन ये पूछा है
किनारों पर जो लिक्विड ऊपर राइज कर जाएगा ना, तो कितनी हाइट राइज कर जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर लिखा हुआ है ए लिक्विड इज केप्ट इन ए सिलिंड्रिकल वेसल, ये सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, विच इज बीइंग रोटेटेड अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर बेस। सर्कुलर बेस मतलब सिलिंड्रिकल वेसल है और सेंटर से इसको घुमाया जा रहा है, रोटेट करा जा रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द वेसल इज r एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज ओमेगा, और इस लिक्विड को घुमाने की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है मेरे बच्चे, ओमेगा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड द एज। इस वेसल के सेंटर और एज ये रहा, सेंटर और इसके एज ये वाली, कि सेंटर और एज के हाइट का जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों ये, तो जरा गौर से देखिएगा इसका रिजल्ट। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, मैंने फिगर ये बना दिया। ये कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को सेंटर से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे रोटेट करा रहे हैं, और इस सिलिंड्रिकल वेसल की रेडियस कितनी है मेरे बच्चे, r, ठीक है ना। एट द एक्सिस, एक्सिस कौन सी होगा, ये सेंट्रल पार्ट, ध्यान दो मेरी बात पर। एक्सिस से r नाप रहे हो यहां से, एक्सिस से, जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से। एट द एक्सिस लीनियर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड v इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि एक्सिस से यहां पर r की वैल्यू कितनी है, एक्सिस पर इस जगह पर r की वैल्यू 0 है, तो एक्सिस पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि r 0 है इसलिए लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम मींस 0, और जहां पर वेलोसिटी 0 है वहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा। मोर इज द लेस इज द वेलोसिटी, मोर इज द प्रेशर, तो इसका मतलब एक्सिस पर, सेंटर पर, यहां पर प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी कम, और वेलोसिटी सेंटर पर कितना है, 0, क्योंकि r 0 है। एट द रिम, यहां पर रिम पर, एट द रिम r इज मैक्सिमम, क्योंकि रिम के लिए तो r की वैल्यू इतनी होगी ना, यहां पर रिंग पर r की वैल्यू मैक्सिमम है और यहां पर r की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहां पर प्रेशर, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, r ज्यादा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो प्रेशर यहां पर लेस होगा, कम होगा। तो एट द रिम v इक्वल टू r ओमेगा, r मैक्सिमम है तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहां प्रेशर मिनिमम होगा। अब लगा दो बर्नौली थ्योरम, सेंटर पर, एक्सिस पर और रिम पर। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, एट द सेंटर P1 प्लस हाफ डी V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ डी V2 स्क्वायर। जरा गौर से देखना, यहां पर प्रेशर P1 और यहां पर प्रेशर P2, तो इस प्रेशर और इस प्रेशर में अंतर कितना होगा, इस P2 को इधर ले लो, P1 माइनस P2, और हाफ dV स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो हाफ डी तो कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर और ये V1 स्क्वायर ये आ गया। जरा गौर से देखो, P1 माइनस P2 का मतलब यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर P1 माना है और यहां पर प्रेशर P2 माना है। P1 ज्यादा है किससे, P2 से, और P1 माइनस P2 इस प्रेशर और इस प्रेशर का डिफरेंस होगा HdG, ये H है, तो P1 माइनस P2 तो हो गया HdG। इस टर्म को मैं इधर ले गया था, 1/2D और 1/2D यहां पर मैंने कॉमन लिया, ये V2 स्क्वायर है और ये इधर गया तो ये माइनस V1 स्क्वायर है, इतने की जगह पर लिख दिया मैंने HdG, हाफ D V2 स्क्वायर, ये V2 क्या है, इस रिम पर, यहां पर वेलोसिटी है, माइनस V1, एक्सिस पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एक्सिस पर वेलोसिटी 0 है, V1 तो 0, V2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, R इंटू ओमेगा, R इंटू ओमेगा। जरा गौर से देखो इसे, P1 माइनस P2 तो लिख दिया मैंने HdG इज इक्वल टू हाफ D V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की जगह पर लिख दिया मैंने 0। जरा गौर से देखो, HdG इज इक्वल टू हाफ D, और इस वेलोसिटी की जगह पर मैंने लिख दिया R ओमेगा, R ओमेगा का स्क्वायर माइनस 0, क्लियर। तो हाफ D R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, HdG इज इक्वल टू हाफ D R ओमेगा स्क्वायर, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस D से ये D कैंसिल, हमको H निकालना था बच्चों, ये डिफरेंस निकालना है लिक्विड लेवल का, H निकालना है, तो H बराबर क्या हो गया, जरा गौर से देखो,
आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और जी आ गया नीचे। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये बात क्लियर है बिल्कुल 100%। मैं बात बर्नौली थ्योरम की कर रहा था बच्चों। बर्नौली थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन इस वीडियो में मैंने कुछ एप्लीकेशन बताई है। इससे पहले वाले वीडियो में भी इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोनों वीडियोस को साथ साथ देखें। बर्नौली थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन आपको तभी क्लियर होंगी, दोनों वीडियो को एक साथ देखें आप। हाँ बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और है फ्लो ऑफ लिक्विड्स में, जरा ध्यान दें आप मेरी बात पर। पॉइजलेज फॉर्मूला नाम है साइंटिस्ट का, पॉइजले। पॉइजले नामक साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया मेरे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल पाइप। पॉइजलेज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं बच्चों। ये पॉइजलेज नाम है साइंटिस्ट का, पॉइजलेज फॉर्मूला। इन्होंने ये बताया कि किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में, ये कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है, जरा ध्यान दे मेरी बात पर, इस पाइप की लंबाई एल है और इस पाइप के दोनों एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस P, और इस पाइप कहो या ट्यूब कहो, और इसकी रेडियस मेरे बच्चे R है, ठीक है। और इस हॉरिजॉन्टल पाइप में कोई लिक्विड, क्या बेटा, नॉन विस्कस लिक्विड, इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन, देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इन given pipe is the given by the relation according to Poiseuille V is equal to pi p r की पावर 4 upon 8 eta l। याद रखो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इन ए गिवन ट्यूब इज गिवन बाय द रिलेशन V इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ये V क्या है? इस पाइप में होकर, इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब में होकर के 1 सेकंड में फ्लो होने वाली लिक्विड का वॉल्यूम है, इसीलिए इसकी यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ठीक है। इन दिस रिलेशन P इज प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, R is radius, eta coefficient of viscosity of liquid, L इस ट्यूब की लंबाई है। L क्या है मेरे बच्चे? ट्यूब की लेंथ है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अगर इस तरह की ट्यूब सीरीज में कनेक्टेड हो, नोट कर लेना बच्चे इस फॉर्मूले को, बड़ा काम का फॉर्मूला है। इफ ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैपिलरी ट्यूब और ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जैसे एक ट्यूब तो बच्चों ये है, बनाओ फिगर, ये वाली ट्यूब, इसकी लंबाई कितनी दे रहा है? L1, रेडियस इसकी R1, और एक दूसरी ट्यूब इसके सीरीज में कनेक्टेड है, ये इसकी लेंथ L2 और रेडियस कितनी है? R2, ठीक है। और इन दोनों कंबाइंड ट्यूब के अक्रॉस यहां से लेकर के यहां तक टोटल प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 मीन्स P कह दो आप, ठीक है मेरे बच्चे। ध्यान देना मेरी बात पर। तो इन ट्यूबों को सीरीज में कनेक्ट कर देने पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम इस वाली ट्यूब में V और इस वाली ट्यूब में भी V, टोटल वॉल्यूम है ये V। तो इसके लिए रिलेशन है V इज इक्वल टू पाई पी अपॉन 8 ईटा L1 अपॉन R1 की पावर 4 प्लस L2 अपॉन R2 की पावर 4। अगर और भी ट्यूब कनेक्टेड होती तो क्या लिखते? L3 अपॉन R3 की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इस रिलेशन को जरा गौर से देखो। अगर 2 ट्यूब कनेक्टेड है सीरीज में, तो यहां पर पाई पी अपॉन 8 ईटा L1 बाई R1 की पावर 4 प्लस L2 अपॉन R2 की पावर 4। अगर एक और ट्यूब कनेक्ट कर देते 3 होती तो प्लस L3 अपॉन R3 की पावर 4 प्लस एंड सो। या तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, या तो इस फॉर्मूले से निकालिए आप, अदरवाइज एक मेथड और बता रहा हूं आपको। देखो, जैसे एक ट्यूब ये है मेरे बच्चे, ठीक है ना,
इस ट्यूब की लेंथ L1 है, रेडियस R1 है, और इस ट्यूब का प्रेशर डिफरेंस P। इस ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम मान लो V1 है। एक ट्यूब ये है, इसकी लेंथ L2, रेडियस R2, और इसका भी प्रेशर डिफरेंस सेम P है, और इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम मान लो V2 है। अगर इन दोनों ट्यूब्स को सीरीज में कनेक्ट करा दें हम इस तरह से, एक ट्यूब ये है और एक ट्यूब, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा दें। जरा गौर से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर इन दोनों ट्यूब्स को सीरीज में कनेक्ट करा दें इस तरह से, और इन दोनों ट्यूब का टोटल प्रेशर डिफरेंस मान लो P हो, टोटल प्रेशर डिफरेंस P हो, तो इन ट्यूब्स में इफेक्टिव वॉल्यूम एक सेकंड में कितना फ्लो होगा, उसके लिए रिलेशन डायरेक्ट लगाइएगा। 1/V बराबर 1/V1 प्लस 1/V2। या तो क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से निकालें, इस वाले से, अदरवाइज इससे निकालो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। यहां पर P1 माइनस P2 क्या है, टोटल प्रेशर डिफरेंस है, इस ट्यूब का टोटल प्रेशर डिफरेंस है, तो रिलेशन ये लगाना आप, ठीक है ना? क्लियर है? अगर एक ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V1 दिया है, दूसरी ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकंड V2 दिया है, अगर इन दोनों ट्यूब को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इफेक्टिव मींस टोटल एक सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, उसके लिए रिलेशन लगेगा 1/V = 1/V1 प्लस 1/V2। तो जो रिजल्ट इस वाले फॉर्मूले से आएगा वही रिजल्ट इससे आएगा मेरे बच्चे। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया, ये रहा। ये बात क्लियर है? चलें, अगर इन कैपिलरी ट्यूब्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें बच्चों, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कैपिलरी ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करें तब क्या होगा रिलेशन, वही रिलेशन है मेरे बच्चे। एक ट्यूब तो ये है, ये वाली ट्यूब, और एक ट्यूब ये वाली है। जरा गौर से देखना, इस ट्यूब की लेंथ L1, रेडियस R1, इसकी लेंथ L2, रेडियस R2। इस ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम एक सेकंड में V1 है, और इस वाली ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V2 है, और दोनों का टोटल प्रेशर डिफरेंस मान जाइए, टोटल प्रेशर डिफरेंस P है दोनों का। तो टोटल वॉल्यूम एक सेकंड में कितना, दोनों को अगर हम पैरेलल में लगा दें तो एक सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इसके लिए रिलेशन डायरेक्ट या तो ये लगाइए आप, V = πP/8 ईटा R1 की पावर 4/L1 प्लस R2 की पावर 4/L2। दो ट्यूब है, R1 की पावर 4/L1 प्लस R2 की पावर 4/L2। तीन ट्यूब होती तो यहां पर R3 की पावर 4/L3 एंड सो ऑन। और दो ही ट्यूब है केवल, तो R1 की पावर 4/L1 प्लस R2 की पावर 4/L2। क्लियर है? दोनों में कॉमन तो यही πP/8 ईटा, या तो इस रिलेशन से लगाओ, अदरवाइज एक ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम एक सेकंड में दिया है V1, दूसरी ट्यूब में दिया है V2। अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इफेक्टिव वॉल्यूम कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, V = V1 प्लस V2। V क्या चाहिए यहां पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देख लें बस आप। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान दें और आप इसे नोट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। किसी कैपिलरी ट्यूब में एक सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V क्वेश्चन में गिवन है। देख लो जरा क्वेश्चन क्या है। विद द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, हाउ मच वॉल्यूम पर सेकंड विल फ्लो through second tube of double length and half the radius that of the first tube if pressure difference in both the cases is same। ये कंडीशन है। क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, एक ट्यूब बता रहा है ये वाली, इसकी लेंथ L मान लो, रेडियस R मान लो, और इसमें एक सेकंड में इस ट्यूब में होकर फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V कह रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, और इस ट्यूब का प्रेशर डिफरेंस P मान जाइए आप, इस ट्यूब का, ठीक है ना। और इस ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, πP
आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, कोई कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्यूब जिसकी लेंथ इस वाली ट्यूब से डबल हो और इसकी रेडियस इस ट्यूब से हाफ हो, लेकिन इस वाली ट्यूब और इस ट्यूब के बीच प्रेशर डिफरेंस सेम है, तो इस वाली ट्यूब में फ्लो होने वाले 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। क्लियर है? तो इस वाली ट्यूब में 1 सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइए, V डैश इक्वल टू पाई पी तो सेम है मेरे बच्चे, R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। तो R की जगह पर पाई पी, R की पावर 4, R कितना लगाऊंगा मैं, R बाई 2 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। एल की जगह पर क्या लिखूंगा, इसमें एल है, इसमें कितना है 2L। क्लियर? यहां पर जरा गौर से देखो बच्चों, पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, तो यहां पर 1/2 की पावर 4 है, तो यहां पर 1/16, ये कितना आएगा देखो, यहां पर पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, 8 ईटा एल, यहां पर 1/2 की पावर 4 तो कितना हो गया, इंटू 1/16 और 2 ये रहा एक्स्ट्रा, तो 1/32। इतने की जगह पर, इसकी जगह पर जरा गौर से देखो, यहां से क्या लिख सकता हूं, क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन है, तो ये वाली वैल्यू इतने की जगह पर ये वैल्यू यहां रख दो, यहां पर, तो इस वाली ट्यूब में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम निकल आएगा V डैश बराबर, यहां पर क्या लिख दें V और अपॉन ये कितना है 32। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, नोट कर लो आप इसे। क्लियर है? इसके सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया है यहां पर नीचे मेरे बच्चे डू सेल्फ, और मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने, नोट कर लो आप इसे। नोट कर लिया? बहुत अच्छा, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोट करिए आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को ठीक से। कर लिया मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, कर लीजिए आप नोट इसे। 16 cc वाटर फ्लोज पर सेकेंड थ्रू ए ट्यूब ऑफ रेडियस ए। 16 cc वाटर फ्लोज पर सेकेंड थ्रू ए ट्यूब ऑफ रेडियस ए। हाउ मच वॉल्यूम पर सेकेंड विल फ्लो through second tube of radius a by 2 and having same length and same pressure difference। आपने लिखा है 16 cc वाटर फ्लो पर सेकेंड थ्रू ए ट्यूब ऑफ रेडियस ए, कोई रेडियस ए, रेडियस की कोई ट्यूब है ये, इसकी लेंथ L और रेडियस A, ठीक है मेरे बच्चे, और इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मूला होता है पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। आर की जगह पर क्या लिखा हुआ है, रेडियस की जगह पर ए लिखा है, पाई पी आर की जगह पर ए लिख सकता हूं, ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, और ये वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है, पाई पी ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, और ये क्वेश्चन में दिया है 16 सीसी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है, अब ध्यान दीजिए मेरी बात पर, हाउ मच वॉल्यूम पर सेकेंड विल फ्लो थ्रू सेकेंड ट्यूब ऑफ रेडियस आर ए बाई 2 एंड हैविंग सेम लेंथ एंड सेम प्रेशर डिफरेंस। एक दूसरी ट्यूब बता रहा है, इसकी लेंथ तो सेम बता रहा है मेरे बच्चे, लेंथ सेम है, लेकिन रेडियस इसकी कितनी है, a बाई 2, a अपॉन 2, और प्रेशर डिफरेंस इसका p है, इसका प्रेशर डिफरेंस p है, इसका भी प्रेशर डिफरेंस मेरे बच्चे p है। उस केस में इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है ये, और इस ट्यूब में वॉल्यूम पूछ रहा है, इसको V2 कह सकता हूं मैं, पाई p अपॉन r की पावर 4, r की जगह पर क्या लिखूंगा, a अपॉन 2 की पावर 4 अपॉन 8 ईटा,
और लेंथ क्वेश्चन में सेम दी है, आई मीन सेम प्रेशर डिफरेंस एंड सेम लेंथ 8 ईटा एल। जरा गौर से देखो इसे, पाई पी ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, पाई पी ए की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल इंटू 1/2 की पावर 4 1/16, और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली वैल्यू ये रही, चेक कर लो। तो ये वॉल्यूम V2 कितना आ गया मेरे बच्चे, V2 बराबर इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं 16 सीसी, यहां पर 16/16, तो रिजल्ट आ जाएगा 16/16 इज इक्वल टू 1 सीसी पर सेकेंड। ठीक है ना मेरे बच्चे, कर लेंगे सॉल्व। आपने रिजल्ट लिख रखा है, ये रहा 1 सीसी पर सेकेंड, 1 सीसी पर सेकेंड, एक सेकंड में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम पूछा है ना मेरे बच्चे। यहां पर पहले V1 की वैल्यू दी है 16 सीसी पर सेकेंड, क्लियर, नोट कर लिया। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट वाले को बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये कह रहा है इफ दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फ्लो पर सेकेंड थ्रू देम इफ प्रेशर डिफरेंस across the whole tube is same as pressure difference of one tube। एक ट्यूब का जो प्रेशर डिफरेंस था, इफेक्टिव प्रेशर डिफरेंस दोनों ट्यूब का क्या है, सेम रही। अगर ये कह रहा है क्वेश्चन में इफ दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कौन सी ट्यूब, एक तो ये ट्यूब और एक ये ट्यूब, इन दोनों ट्यूब की बात कर रहा है। इन प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया है उस वाले क्वेश्चन में जो दो ट्यूब दी है, अगर इन दोनों ट्यूब्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तब टोटल वॉल्यूम कितना फिल होगा उन ट्यूब्स में होकर। क्वेश्चन देखो जरा, इफ दीज ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले वाली ट्यूब की बात कर रहा, एक ये वाली ट्यूब है, इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम कितना था 16 सीसी पर सेकेंड, लेंथ इसकी L, रेडियस इसकी A और प्रेशर डिफरेंस इसका P। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा, सेम लेंथ की ट्यूब है, रेडियस इसकी, लेंथ सेम, रेडियस A/2 और प्रेशर डिफरेंस सेम था। इसमें फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम V2 कितना निकला, अभी पहले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 सीसी पर सेकेंड यही निकला था ना। अब ये कह रहा है अगर इन दोनों ट्यूब को सीरीज में कनेक्ट कर दो हम इस तरह से, एक ट्यूब ये है मेरे बच्चे, दोनों की लेंथ सेम बता रहा है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, इसकी रेडियस A और इसकी रेडियस कितनी है मेरे बच्चे A/2। इफ टोटल प्रेशर डिफरेंस ऑफ बोथ द ट्यूब्स आर सेम, अगर ऐसा है टोटल प्रेशर डिफरेंस मान लो उतना है जितना एक ट्यूब का था, तब इन दोनों ट्यूब से पास होने वाला लिक्विड का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, 1/V इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2। क्लियर है ये बात, ये दिख रहा होगा आपको, कलर शायद नहीं दिख रहा है आपको, 1/V अब दिखेगा इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2, ये V2 लिखा है बच्चों, ठीक है, दिख गया। तो 1/V इज इक्वल टू V1 कितना है 1/16 प्लस V2 कितना है 1/1, तो ये वैल्यु कितनी आ गई 17/16, 1/V आया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई 16/17 सीसी पर सेकेंड। ये रिजल्ट है मेरे बच्चे, ये वाला ये रहा, यहां पर रिजल्ट ये लिखा हुआ है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे बच्चे, देख, इन द अबव क्वेश्चन if these tubes are connected in parallel then how much water will flow out per second। अगर इन्हीं दोनों ट्यूब को यहां तो सीरीज में लगाया है, अब वो ये कह रहा है अगर इन दोनों ट्यूब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितना लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो होगा 1 सेकंड के अंदर। अब क्या कह रहा है बच्चों, एक ट्यूब ये थी, ठीक है ना, और एक ट्यूब ये है,
जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चे, दोनों को पैरेलल में देखो ऐसे ही कनेक्ट करेंगे बच्चे। मैं लिक्विड का वॉल्यूम देखो, मैंने कलर बदल दिया लिक्विड का, ठीक है। तो पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, जबकि टोटल प्रेशर डिफरेंस P है। इस ट्यूब की लेंथ L है, रेडियस A है, इसकी लेंथ भी सेम L और रेडियस A/2, टोटल प्रेशर डिफरेंस। तो इन दोनों ट्यूब में इफेक्टिव वॉल्यूम कितना फ्लो होगा 1 सेकंड में निकालना है आपको। V = V1 + V2। V1 कितना निकला था 16 cc पर सेकंड, प्लस V2 कितना निकला था 1 cc पर सेकंड, 17 cc पर सेकंड। ये रिजल्ट है, ये रहा पैरेलल में। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन लिखा है बच्चों ये। इन द एबव क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 ट्यूब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस नैरो ट्यूब एंड ब्रॉड ट्यूब। नैरो ट्यूब और ब्रॉड ट्यूब के बीच के एंड्स पर प्रेशर डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन सुनो क्या है। ये कह रहा है मेरे बच्चे, अगर ये ट्यूब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, जरा ध्यान देना मेरी बात पर, सीरीज में कनेक्टेड है ये। इस ट्यूब की लेंथ कितनी है, इस ट्यूब की लेंथ L, रेडियस A, इस ट्यूब की लेंथ सेम लेकिन रेडियस हाफ बता रहा है। और इन दोनों ट्यूब्स में फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम क्या है मेरे बच्चे, मान जाइए इफेक्टिव वॉल्यूम V है। तो V बराबर क्या होगा, पाई P R⁴/8 ईटा L होता है। तो जरा गौर से देखो, इस वाली ट्यूब में पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम और इस वाली ट्यूब में पर सेकंड फ्लो होने वाले लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा। सीरीज में है, कोई बात नहीं, जितना वॉल्यूम इसमें फ्लो होगा उतना ही वॉल्यूम इसमें फ्लो होगा। तो प्रेशर इसका, इस वाली ट्यूब का, फर्स्ट ट्यूब का प्रेशर डिफरेंस मैं P1 माने ले रहा हूं और सेकंड का माने ले रहा हूं P2। तो नैरो ट्यूब और ब्रॉड ट्यूब का रेशियो के प्रेशर डिफरेंस का रेशियो पूछ रहा है। हमसे पूछा क्या है, जरा मैं यहां लिख रहा हूं, P2 और P1 का रेशियो पूछा है। P2 और P1 का रेशियो पूछा है, मतलब इस वाली ट्यूब का प्रेशर, इसके का प्रेशर का रेशियो पूछा है। तो देखो मेरे बच्चे, ये तो दोनों में सेम है, ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू सेम और ये लेंथ सेम। तो P भाई ये वाली वैल्यू सेम, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो P इज रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, R⁴। जरा गौर से देखना। तो यहां पर कौन सी ट्यूब, नैरो ट्यूब कौन सी है, ये वाली P2/P1 इक्वल टू, उल्टा कर दो, इस वाली ट्यूब का रेडियस ऊपर ले लो मेरे बच्चे, P2/P1, इस ट्यूब की रेडियस ऊपर लो, क्योंकि रेडियस के रेसिप्रोकल है ना ये प्रेशर डिफरेंस रेसिप्रोकल ऑफ R⁴। तो P2 इसकी रेडियस तो नीचे आएगी और इसकी रेडियस ऊपर आएगी। तो P2 की रेडियस तो नीचे और P1 की रेडियस ऊपर। तो P1 की रेडियस को क्या माना है आपने, R1/R2⁴ और R1 की जगह पर क्या लिखेंगे A, R2 की जगह पर क्या लिखेंगे A/2⁴, A से A 2⁴। तो इसका मतलब P2/P1 क्या आ गया, इक्वल टू 16/1। इसका मतलब प्रेशर अक्रॉस नैरो ट्यूब इक्वल टू, नैरो ट्यूब यही है, और इक्वल टू 16 टाइम्स प्रेशर अक्रॉस ब्रॉड ट्यूब। ये बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर, ये क्लियर होनी चाहिए। ये रिजल्ट मैंने देखो ये लिखा हुआ, ये रहा, ये बात क्लियर है मेरे बच्चे। आपका चैप्टर फ्लो ऑफ लिक्विड ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें बच्चों, बहुत सिंपल चैप्टर है, 1-2 बार देख लें इसे और रिवाइज करें, तभी ठीक रहेगा बेटे, ठीक है।